हाँ, तो आज कौन सा क्लास है? आज भी हिस्ट्री का क्लास होगा। हिस्ट्री के क्लास में कौन सा? तो वैदिक सभ्यता हमने पढ़ लिया था। वैदिक सभ्यता में क्या क्या था? वैदिक सभ्यता के बाद तो जो फिजिकल और ज्योग्राफिकल जो आती है वो है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल। लेकिन बीच में कुछ धर्म आ गए थे स्टार्टिंग में, ऐसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इसके बारे में हो गया था। लेकिन अभी हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो महाजनपद काल, महाजनपद इंग्लिश में महाजनपद बोला जाता है। महाजनपद का उदय। ठीक है, तो महाजनपद क्या है ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि जनपद क्या है और महाजनपद क्या है। तो पहले तो वैदिक सभ्यता हो गई थी। वैदिक सभ्यता के बाद, वैदिक सभ्यता में जन थे, विष था, विष के बाद जन था, जिससे बहुत सारे विष मिला के, इसे डिस्ट्रिक्ट मिला के एक जन बना, मतलब डिस्ट्रिक्ट मिला के एक छोटा सा राज्य बना। जन, जिसे जनपद बोला गया है। बहुत सारे छोटे छोटे जैसे ग्राम था, फिर जन था, मैंने विस्प था जिसको विस्पति बोला गया है। विस्पति के बाद बहुत सारे विष मिला के जनपद बना था, एक छोटा सा जनपद। और जनपद जो है, जिसमें बता दे रहा हूँ, आर्य लोग अपने आप को जन बोला करते थे। आर्य लोग अपने आप को इसे श्रेष्ठ मानते थे, आर्य लोग। और भारत के पहले जो निवासी थे भारत में, उसे अनार्य बोला गया था। तो आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। मध्य एशिया से आए थे वो वैदिक सभ्यता में। लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी तक आर्य का राज था उस समय। तो अपने आप को जन बोले, और जन जहाँ रहने लगे उसे जनपद बोला गया। तो छोटे से राज्य उस समय था, उसे जनपद बोला गया। बहुत सारे विष से मिला के, विष का जो शासक होता था, जो डीएम, आज के डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट का, वो डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट का शासक डीएम हो गया। उस समय विष का जो शासक था वो विस्पति था, और बहुत सारे विष मिला के एक जनपद बनता था। उस जनपद के जो शासक था वो राजा कहलाता था उस टाइम वैदिक सभ्यता में। तो राजा कहलाता था महाजनपद। अब उसके बाद फिर जनपद, यहाँ पे लिख लो जनपद किससे बोला गया था। जनपद, तो जनपद क्या हो गया वैदिक सभ्यता में? जो जिसका शासन एक छोटा सा, मतलब जनपद जो है वैदिक सभ्यता का राज्य हुआ करता था। वैदिक सभ्यता में आजकल के जो राज्य हैं इंडिया में, आजकल जो जितने 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, वैसे ही उस समय जो राज्य थे वो जनपद कहलाते थे। और टोटल जो जनपद की संख्या थी वैदिक सभ्यता में वो 22 थी। 22 जनपद थे वैदिक सभ्यता में। ठीक है, मतलब जनपद जो है वो समझो वैदिक सभ्यता का राज्य है। 22 राज्य थे उस समय। तो उसके बाद वैदिक सभ्यता में यूपी और बिहार से क्या मिल जाती है? लोहे की खोज हो जाने के कारण जनपद जो है वहाँ पे बहुत सारी आर्थिक व्यवस्थाएं, लोहे से हथियार बनना स्टार्ट हो गया। हथियार बनने के साथ बहुत सारे हल चलाने वाली मशीन बनने लगी, मतलब मशीन नहीं, मतलब हल चलाने के लिए फिर हथियार बनने लगे, और हल जोतने के लिए ये खुरपी कोदाई ये सब बनने लगे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे का और भी जमा हो गया था, भीड़ लग गया था। मतलब कि बहुत सारे अगल बगल राज्य से वहाँ पे बंदे आके रोजगार स्टार्ट किए। तो फिर वहाँ पे एरिया बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, तो उसे महाजनपद बोला गया, महाजनपद काल। ठीक है, तो टोटल अब यहाँ मैं बता दे रहा हूँ महाजनपद काल किसे बोला गया है। जनपद के बस बड़ा एरिया को महाजनपद बोला गया है। जनपद पहले थे जिसके शासन राजा करता था, अब भी राजा ही करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे सम्राट बन जाएगा लोग। तो महाजनपद क्या हुआ कि जैसे ही लोहा की खोज हुई उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके से लोहा की खोज हो गई, मगध से लोहा की खोज हो गई अच्छी मात्रा में। ठीक है, लोहा की खोज होते ही जहाँ जहाँ लोहा की खोज हुई वहाँ पे अगल बगल से एरिया में बंदे बसे गए। जैसे में कुछ भी नया चेंजिंग आती है तो बंदे आते हैं ना वहाँ पे कमाने के लिए, जो भी करने के लिए। वैसे वहाँ पे लोहे की खोज हो जाने से जो जितने भी जनपद थे वो बहुत बड़ा होने लगे, चाहे पॉपुलेशन से हो, रोजगार से हो, चाहे एरिया से हो। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एरिया ही बढ़ेगा। तो उसी जनपद को बड़े होने को ही महाजनपद बोला गया। समझ में आ गई? जनपद जो था ये वैदिक सभ्यता तक की थी। 600 बीसी के बाद लोहे की खोज हो जाने पर, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी, उसे लौह युग बोला गया था। लोहे खोज हो जाने के कारण जनपद बड़ा बनने गया, उसे महाजनपद बोला गया। ठीक है, तो महाजनपद काल 606 शताब्दी के आसपास की बात है। मतलब वैदिक सभ्यता खत्म होने के बाद महाजनपद ही स्टार्ट होता है पूरे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि पहले मानव, देखो मानव के बारे में ही अध्ययन को इतिहास बोला गया। तो मानव कहाँ से आया, आधुनिक मानव, फिर आदि मानव, ये सब के बारे में जानकारी मैं कंटिन्यू स्टार्टिंग से दे रहा हूँ वीडियो में। तो आज हम पहुँच गए महाजनपद काल में, 6ठी शताब्दी में। पहले हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से? 25 लाख बीसी से, जहाँ से आदि मानव का उद्भव हुआ था। और आज हम यहाँ पे पहुँच गए हिस्ट्री में महाजनपद काल, जहाँ पे वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल स्टार्ट होती है। ठीक है, जो 6ठी शताब्दी है। तो 6ठी शताब्दी यहाँ लिख लो, 6ठी शताब्दी
छठी शताब्दी में जनपद जो है महाजनपद काल बन गया। और महाजनपद के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? महाजनपद काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कैसे जानते हैं कि महाजनपद काल थे? उस समय छठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। कैसे पता चलती है? 16 महाजनपद हो गया था। जो 22 जनपद थे वो वैदिक सभ्यता में थे, जनपद बड़ा होकर महाजनपद हो गया, और 16 महाजनपद उस समय भारत में थे छठी शताब्दी में। छठी शताब्दी में, शताब्दी के मतलब समझ गए थे ना? अगर छठी शताब्दी बोलूँगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व बोलूँ, ईसा पूर्व मतलब 600 BC से लेके 500 BC तक के काल को छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व बोला गया है। तो 600 तक तो वैदिक सभ्यता थी, 1500 BC से लेके 600 BC तक वैदिक सभ्यता थी। उसके बाद महाजनपद काल स्टार्ट हुआ। लोहे खोज जाने के कारण महाजनपद में मैं बताया, लोहे खोज जाने के कारण महाजनपद काल, लोहे खोज तो वैदिक सभ्यता में हो जाती है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। यहाँ लिख लो, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। महाजनपद किसे बोला गया बता दिया हूँ, महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 16 महाजनपद की जानकारी, तो यहाँ लिख लो स्रोत या जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? स्रोत या जानकारी महाजनपद काल के बारे में कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ, यहाँ लिखो पहले, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एंड बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। ये दो बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है महाजनपद काल के बारे में, कि महाजनपद काल में कौन कौन से महाजनपद थे, कौन शक्तिशाली था, कौन क्या था, सारा बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से हमें पता चलती है। और बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में है, और वो कौन सा बुक है? वो है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आती है हर एक एग्जाम में, चाहे वो PCS ही क्यों ना हो। पूछा जाता है कि हमारे मतलब महाजनपद काल 16 महाजनपदों के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, ये भी पूछ सकता है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। बस यही देखो, जितना डिटेल से इतना हिस्ट्री है, जितना बता रहा हूँ मेन इसे ही पढ़ लो। इसी में बंदे को आपको कंफ्यूज कर करके क्वेश्चन डालता है, चाहे TCS हो चाहे कोई भी हो, इसी में बंदे को घुमा के क्वेश्चन डाल देता है। कुछ जैसे पूछ देगा कि हमें 16 महाजनपद के बारे में कहाँ से पता चलता है, ठीक है? और 4 ऑप्शन में या तो बौद्ध ग्रंथ रहेगा, जैन ग्रंथ नहीं रहेगा, बौद्ध ग्रंथ रहेगा। अगर जैन ग्रंथ भी रहेगा तो A और B दोनों ऑप्शन रहेगा। नहीं है तो पूछ देगा कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो लिखा रहेगा अंगुत्तर निकाय या महावस्तु, ये दोनों में एक ही रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों मार देना, एक रहे तो एक मारना। अंगुत्तर निकाय या महावस्तु से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अगर बोले तो। अगर वही बोले कि कौन सा जैन ग्रंथ है जिससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा ही, मतलब हर एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्रोत ये बौद्ध ग्रंथ हो गया। अब जैन ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपद काल के बारे में। और जैन ग्रंथ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से जैन ग्रंथ से हमें पता चलता है 16 महाजनपद के काल, मतलब 16 महाजनपदों के बारे में। जैन ग्रंथ अगर पूछे तो बताना भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एंड महावस्तु से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपद किसे एक बोला गया, बता दिया हूँ कि जनपद की बड़ी एरिया को महाजनपद बोला गया है। और उस महाजनपद को लोहे खोए जाने के कारण बोला गया है। लोहे खोए जाने का बढ़ जाती है ना सारे। और लोहा खोज पहले कहाँ हुआ इंडिया में? वह तो सबसे पहले तमिलनाडु में हुआ था, दक्षिण भारत में। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि फिर उत्तर प्रदेश में हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार के इलाके में, फिर बिहार में ज़्यादा अच्छे उत्कृष्ट मात्रा में जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है झारखंड वाला, वो मगध में पड़ता है। वहाँ पे अच्छे मात्रा में लोहे का खोज, अच्छे उत्कृष्ट लोहे खोज जाती है, जिसके कारण हमें क्या मगध में आर्थिक जो प्रोग्रेस है, आर्थिक प्रोग्रेस वो बढ़ती है। बंदा हथियार बनाता है, खुदार कुर्पी बनाता है और अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता है तो उससे आर्थिक नीति, मतलब आर्थिक इकोनॉमिकल पावर बढ़ती है। मैं भूल रहा हूँ भाई, मेरा थोड़ा टंग लड़खड़ा जाती है। इकोनॉमिक्स बढ़ने के कारण आपके एरिया तो मतलब देश स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे कोई भी देश हो। इकोनॉमिक्स के कारण ही देश आपका स्ट्रॉन्ग बनता है। GDP, ठीक है, बताऊंगा GDP में क्या है, मतलब क्या है GDP, ये सब तो आगे बता दूंगा। तो इकोनॉमिक्स बढ़ने के कारण आपके एरिया में
रोजगार आएगा, बंदे आएंगे अगल बगल से, तो आपका एरिया बढ़ेगा, तो एक तो पावर बढ़ेगी, और बढ़ेगा तो उसमें से ही आप सेना में भर्ती करोगे, सेना में भर्ती करोगे, पैसा आपके पास है ही, सेना में भर्ती करोगे तो आपकी सैन्य शक्ति बढ़ेगी, सैन्य शक्ति बढ़ेगी तो आप ताकतवर बनोगे। तो ताकतवर होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक इकोनॉमिक्स चाहिए आपका, कुछ जोग्राफिकल एरिया भी चाहिए। अगर आपका जोग्राफिकल एरिया अच्छा हो तो फिर आप स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आप पे कोई अटैक करेगा नहीं, आप दूसरे पर अटैक करोगे इकोनॉमिक्स पावर बढ़ा के। और इकोनॉमिक्स बढ़ने से क्या होता है कि पैसे बढ़ेगा, पैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, बंदे आएंगे, बंदे आएंगे तो आप टैक्स लोगे तो पैसे बढ़ेगा, उससे आप फिर सेना बना सकते हो। और फिर वहाँ पे अगल बगल में बहुत सारे जंगल पड़ते थे, जंगल से आपको रथ बनाया, बहुत सारे हथियार बनाया, फिर बड़ा मगध ताकतवर बन के उभरता है। फिर उस समय सारे महाजनपदों काल में 16 महाजनपद में ताकतवर बढ़ के मगध उभरता है, इसी सब कारण के कारण। क्यों? क्योंकि एक भौगोलिक एरिया थी, गंगा नदी, गंडक, सोन, सब उसके एरिया होने के कारण। दूसरा क्या था? लोहे के खोज हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों स्ट्रॉन्ग बन जाता है, दोनों मगध होके मिलके मगध रहता है उस टाइम, ठीक है। और फिर क्या, और क्या, और हाँ, मेन कारण है कि मगध जो है ना वो अपने पड़ोसी देश के दुश्मनों के लिए हाथी उतारता था अपने युद्ध में। हाथी उतारने के कारण वो स्ट्रॉन्ग भी था। मगध ही स्टार्ट किया था हाथी उतारना युद्ध में, और हाथी के साथ लड़ना सभी को आता नहीं था, ठीक है। आवाज़ तो जा रही है ना, वीडियो चल रही है कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया यार। इतनी गर्मी है ना, फैन चलाऊंगा तो मेरा फ़ोन ही हिलने लगी थी। ये आवाज़ तो इससे नहीं जाएगी, लेकिन फैन चलाने से ही हिल जानी थी फ़ोन। हाँ, तो स्रोत हो गया बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्र से पता चल गई है। अब मैं क्या बताऊँ? बुद्ध के समय स्ट्रॉन्ग जो था गणराज्य में, देखो इस समय दो चीज़ थी। जो 16 महाजनपद है उस समय ऐसा नहीं है कि उस समय 16 महाजनपद में सिर्फ ये 16 महाजनपद हैं तो सिर्फ राजतंत्र ही था, मतलब राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों था। जैसे एक तांत्रिक बोला गया और ये लोकतांत्रिक बोला गया है, तो दोनों था। तो यहाँ पे स्टार मारो कि 16 महाजनपद दोनों था, एक तांत्रिक भी था और लोकतांत्रिक भी था, कुछ एक तांत्रिक एंड कुछ लोकतांत्रिक भी था। ज़्यादा नहीं, लोकतांत्रिक बस 4 ही होता है, बाकी सारे तो एक तांत्रिक ही होता है। अब बताओ कि अब मैं एक डिफिनेशन दे देता हूँ, मतलब एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि एक तांत्रिक कौन कौन सा था और गणतांत्रिक कौन सा था। मैं गणतांत्रिक का बता दे रहा हूँ, बाकी सारे तो 12 जो थे वो एक वो राजतंत्र ही था, मतलब एक तांत्रिक था। तो लोकतांत्रिक का मैं बता दे रहा हूँ, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब तो सभी को मालूम है, मैं पॉलिटी में बताया हूँ कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ लोगों के द्वारा राजा को बैठाया जाए, लोगों के द्वारा ही राजा को चुना जाए, वो लोकतांत्रिक हुआ। अगर योग्य राजा है तो लोगों के द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है, लोगों के द्वारा ही चुना हुआ राजा के द्वारा शासन किया जाता है, उसे लोकतांत्रिक बोला गया है। और राजतंत्र में कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो कैसा भी हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो राजतंत्र या एक तांत्रिक हो गया है। तो लोकतांत्रिक कौन कौन से महाजनपद थे उस समय? मल वही है जहाँ पे महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुई थी, मतलब मृत्यु हुई थी। मल लोकतांत्रिक मल था। मल के बाद वज्जी, जो वैशाली है, वज्जी भी था क्या? गणराज। वैशाली ही जो है, वैशाली के लिच्छवियों ने, वैशाली के एक लिच्छवी जनपद था, वैशाली में 8 जनपद थे, उसमें लिच्छवी जो जनपद था ना वो स्ट्रॉन्ग था थोड़ा, तो लिच्छवी जनपद ने ही विश्व में सबसे पहले गणराज का स्थापित किया। गणराज जो संघ है कि लोगों के द्वारा ही शासन किया जाएगा, लोगों के द्वारा ही राजा चुना जाएगा, वो जो सिस्टम है वो सबसे पहले लिच्छवियों ने ही स्टार्ट किया था। और लिच्छवी जो थी जनपद वो वैशाली में थी। तो ये बताओगे कि वैशाली जो है वही सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में गणराज का स्थापना किया था, गणराज स्थापित किया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। मल्ल, बज्जी और कौन सा ये हो गया, और 2 था, एक कौशाम्बी था शायद, एक कंबोज था, नहीं कंबोज पहले लिखो, कंबोज, और एक कुरु। कंबोज ये अफगानिस्तान में है, और एक कुरुक्षेत्र जो वो था हस्तिनापुर वाला कुरुक्षेत्र, उसी में हस्तिनापुर भी आती है। तो कुरुक्षेत्र भी क्या था? ये भीष्म वाला कुरुक्षेत्र नहीं, उस समय तो राजा का बेटा राजा बन रहा था, लेकिन उसमें भी योग्य राजा बनना था, वहाँ भी राजा का चुनाव लोगों के द्वारा ही हो रहा था, ठीक है, कि योग्य ही बनेगा। मल्ल, बज्जी, कंबोज और कुरु ये लोकतांत्रिक थे। बाकी जितने सारे हैं मगध, अंग, वत्स, बाकी जितने सारे हैं, गंधार, ये सब जो भी है, अस्मक, शक्तिमती, चेदी, ये जितना भी सारे 12 जो हैं महाजनपद, सारे राजतांत्रिक थे, राजा का शासन था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा वहाँ पे, ठीक है।
तो उसमें याद रखना कि 16 महाजनपदों में एक तांत्रिक व्यवस्था थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों थी। विश्व में सबसे पहले जो गणराज्य स्थापित किया था, लिच्छवियों ने किया था, वो वैशाली का था, बज्जी, मतलब वैशाली ही विश्व का सबसे पहले लोकतांत्रिक गणराज्य था। ये आ सकते ही क्वेश्चन बना लेना, लिख ही लो यहाँ पे। तो एक तांत्रिक लोकतांत्रिक दोनों था, लोकतांत्रिक का डिफिनेशन बना दिया, बाकी सारे क्या था, बाकी सारे एक तंत्र था, एक राजतांत्रिक था। राजतंत्र बोलो या एक तंत्र बोलो, दोनों की ही बातें हैं। तो वैशाली के लिच्छवियों ने सबसे पहले गणराज्य बनाया था। लिख लेना, बोल दिया ना, लिख देना, बाकी क्या में लिख, लिच्छवियों ने ही गणराज्य का स्थापना किया था सबसे पहले विश्व में। और सबसे पहले उस समय गणराज्यों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग था वो वैशाली ही था, ठीक है। लेकिन महाजनपदों में सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद मगध था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, गंगा का मैदान, सोन का मैदान, गंगा का जो मैदानी भाग है वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन थी। उपजाऊ ज़मीन होने के कारण आपका फसल अच्छा होगा, और फसल ज़्यादा होगा तो आप अगल बगल में बेचोगे तो आपका जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी से इकोनॉमिकल पावर आपकी बढ़ेगी, उससे आप रोजगार दोगे बंदों के, आपके एरिया में बंदे आएंगे, ड्यूटी करेंगे, आप सेना में भर्ती करोगे, सेना आपका बड़ा बनेगा, सेना बड़ा बनेगा तो ताकतवर आप कहलाओगे ही। यही था सिस्टम, ये जोग्राफिकल सिस्टम था। अगर पूछेगा क्यों ताकतवर था मगध, और भी तो 8-16 महाजनपद थे, क्यों नहीं थे, तो ऐसा नहीं है, मगध इतना ही भी कुछ और ताकतवर थे, लेकिन मगध 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा था, क्योंकि भौगोलिक एरिया अच्छी थी, कोई अटैक नहीं कर सकता था मगध पे जल्दी, और हाथियों को उतारता था वो युद्ध में, मगध ताकतवर था लड़ने में, हथियार बहुत मात्रा में वहाँ बनने लगा था, क्योंकि लोहा का खदान वहीं पे था। छोटा नागपुर जो झारखंड वाला इलाका है वहाँ पे लोहा खदान अच्छी थी, अच्छी उत्कृष्ट मात्रा में ताकतवर लोहा निकला करते थे वहाँ पे ओरिजिनल, तो उससे हथियार बनाया गया एक से एक लेवल का, रथ बनाया गया उस जंगलों में, पेड़ पौधे को काट काट के रथ, घोड़सवार, जो भी एक से एक कला बनाया गया, तो स्ट्रॉन्ग था 16 महाजनपदों में, ठीक है। अब बता रहा हूँ, ये बुद्ध के समय की बात है, बुद्ध के समय मगध मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वैशाली जो बिहार में आज पड़ती है, वैशाली उसमें अलग एक महाजनपद ही था, वैशाली जो है बज्जी, उसमें बज्जी था, अलग महाजनपद ही था। बिहार 2 हिस्सा में, एक उत्तर व एक दक्षिण। उत्तर वाला इलाका जो था ना, गंगा नदी गुजरती है बीच से, पटना के बीच से गंगा नदी गुजरती है, गंगा नदी के दक्षिण में पटना है और उत्तर में हाजीपुर है। हाजीपुर, वैशाली सारा गंगा नदी के उस पार है। जो ब्रिज बना है ना, इंडिया का सेकेंड लंबी ब्रिज जो है नदी पे, वो है पटना का ही गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल के उस पार जो है वो हाजीपुर है। हाजीपुर, सोनपुर सारा गंगा नदी के उस पार ही है। पीपा पुल के उस समय वो सारे वैशाली में आते थे, और वैशाली अलग ही महाजनपद था, ठीक है। और उसके इधर जो पटना गया ये सब इलाका ये मगध था, पटना गया, नवादा, ये सब जो था वो मगध था, ठीक है। और नदी के उस समय उस पार बज्जी गणराज्य थी, वैशाली जो वो भी ताकतवर था। फिर आगे जाके जब हर्यक वंश के बिंबिसार आता है तो शादी करके मगध का विस्तार करता है और भी लंबा, वो बताऊंगा आगे। तो 16 महाजनपद के बारे में बता दिया हूँ, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि 16 महाजनपदों में क्या क्या था। 16 महाजनपदों में, एक मिनट रुक जाओ, हाँ तो मैं बता दे रहा हूँ कि 16 महाजनपद थे, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब 16 महाजनपद काल के ये समय थी महात्मा बुद्ध के समय, 6वीं शताब्दी महात्मा बुद्ध का समय था, ठीक है, या महात्मा बुद्ध के थोड़ा सा पहले की समय थी। अब जनपद महाजनपद में क्या है अंदर समझ गए, कितने 16 महाजनपद थे, कहाँ जानकारी मिलती है, ये सब आप समझ गए। लोकतांत्रिक तांत्रिक सारे व्यवस्था थे। वैशाली की लिच्छवी ने सबसे पहले गणतंत्र का व्यवस्था किया था, और क्या इस समय बता दिया मेन। अब जो है, अब मैं बता दे रहा हूँ, देख ले, एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं, हाँ चलिए। तो मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ, जो 16 महाजनपद है उस समय इसे आज के इंडिया में मेट्रो सिटी है, 4 मेट्रो सिटी है, नाम है ना 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई, 4 मेट्रो सिटी है अभी इंडिया में, 4 महानगर। तो इस समय 6वीं शताब्दी में, ठीक है, बौद्धों के समय 6वीं शताब्दी में भी क्या थे, 6 महानगर थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी 6 महानगर थे, वैसे ही महाजनपद काल में भी 6 जो महाजनपद काल तो 16 थे, महाजनपद 16 थे, जो राज्य होते उस समय के 16 थे, लेकिन उसमें 6 को महानगर की संज्ञा दिया गया था कि मतलब मेट्रो सिटी है। वो 6 मेट्रो सिटी कौन से हैं बता दे रहा हूँ अभी। तो 6 महानगर थे, 6 महानगर थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, 6 महानगर थे, और इसकी जानकारी या कि 6 महानगर थे कहाँ से मिलती है, तो ये भी बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण किसे बोला गया था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण बोला गया। तो महापरिनिर्वाण सूत्र एक ग्रंथ है जिससे हमें 6 महानगर के जानकारी मिलती है जो महाजनपद काल के समय 6वीं शताब्दी में थी। वो कौन कौन से थी? तो पहला लिखो चंपा। चंपा जो था ये अंग देश का राजधानी था चंपा, जो एक मेट्रो सिटी थी, महानगर थी। दूसरी राजगृह, राजा का घर राजगृह। अधिकतर मगध में जो है ना वो राजगृह में ही बनाया करता था। ये राजगृह जो है ना वो मगध का सबसे पहला राज्य था। इसे गिरिब्रज भी बोला गया था पहले। स्टार्टिंग में गिरिब्रज था, लेकिन वहाँ से बहुत सारे राजा का घर था। जितना भी राजा आया था अधिकतर राजगृह और पाटलिपुत्रा में रहा करता। राजगृह इसलिए क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया था, तो वहाँ पे भी अटैक नहीं कर सकता था कोई, इसलिए राजगृह। अब राजधानी कहाँ बनोगे? जहाँ राजा रहे, वो राजा कहाँ रहता है? जहाँ सुरक्षित जगह हो, तो इसीलिए तो राजधानी बनाया जाता है ना। तो राजगीर सुरक्षित थी उस समय, पहाड़ों से घिरा हुआ था राजगिरी, और महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल भी था। जन्मस्थल नहीं सॉरी, वहाँ पे उनसे रिलेटेड था राजगिरी में, क्योंकि वहाँ पे वो ज्ञान मतलब उनसे शिक्षा लिया था। किनसे? उनसे रुद्रक्रमपूत से, अपने पहले गुरु से, अलारा कलाम से शायद मिला था। अलारा कलाम से उन्होंने शिक्षा लिया था राजगीर में। ठीक है, राजगीर मतलब राजगीर, आज का बिहार का राजगीर जो है घूमने लायक जगह है राजगीर, वो राजगीर था। तो दूसरा महानगर जो था उस समय राजगीर था। तीसरा बनारस था, आज का बनारस। ठीक है, बनारस जो है पूरे भारत का सबसे प्राचीन शहर है। याद रखना, अगर पूछे क्वेश्चन में कि भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो बनारस ही है। और महाजनपद काल में 6वीं शताब्दी में ये एक मेट्रो सिटी में काउंट हुआ करता था, मतलब महानगर में। चौथा कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये कहाँ थी? ये इलाहाबाद के आसपास का एरिया था कौशाम्बी, जो 4वीं शताब्दी में थी, मतलब महानगर थी कौशाम्बी। साकेत, 5वां साकेत और 6ठा शराबस्ती में ही, कौशल की राजधानी शराबस्ती में ही, दोनों कौशल की राजधानी थी। कौशल जो था वो महात्मा बुद्ध के समय 2 भाग में टूट गया था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी वो शराबस्ती थी, दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत थी, और दोनों मेट्रो सिटी था, महानगर था, अच्छा शहर था। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? शराबस्ती में दिया था। याद रखना, महात्मा बुद्ध के काल में बता दिया हूँ मैं कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अपना ज़्यादा उपदेश शराबस्ती में दिया था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध में जाकर देख सकते हो। तो ये 6 सिटी जो थी उसमें महानगर की संज्ञा दिया गया था, जैसे आज के दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता है 4 महानगर आज के, लेकिन उसमें 6 थे। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र से लिखा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है पीसीएस में, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। पीसीएस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, कोई भी पीसीएस में, यूपीएससी, कुछ में भी आ सकता है। तो इतना डिटेल्स में आपको हिस्ट्री में मतलब बताएगा नहीं कोई भी महाजनपद काल में, जितना डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ। है भी बहुत सारे बंदे होंगे जो बता सकते हैं इतना डिटेल्स में, तो मैं एक ही बार हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा हिस्ट्री है ही नहीं। इसी में आपको कन्फ्यूज़ करके घुमा करके आपको क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है। ठीक है, आपको दिमाग लगा के ही बनाना होता है, और कुछ भी फालतू क्वेश्चन नहीं देता है बाहर से, जो आपको इसी में दिमाग लगा के बनाना होता है। लेकिन आप तो रट लेते हो, कोई भी बुक पकड़ लिया, उसको रट लिया, समझा तो है ही नहीं, तो कहाँ से दिमाग लगाओगे? समझो तभी तो दिमाग लगेगी। क्यों पे ज़्यादा ध्यान दो। 6 महानगर की संज्ञा जानकारी थी, कौन कौन से थे बता दिया मैंने। वैशाली जो थी उसमें सबसे पहले गणराज्य का स्थापना हुआ था, ऋषियों ने किया था, ये भी बता दिया था। वैशाली में 8 न्यायालय भी थे, या ये भी याद रखना कि 8 न्यायालय कौन से महाजनपद काल में थे, कौन सा महाजनपद में थे। वैशाली में 8 न्यायालय भी थे, ये भी याद रख लेना। मैं बोल दे रहा हूँ, ज़्यादा लिखता हूँ क्यों, उतना लिखूँगा तो टाइम खत्म होगी। तो मेरा बोर्डिंग क्लास कैसा लग रहा है? बोर्डिंग इसलिए क्योंकि मैं बीच में कुछ बोलता हूँ नहीं, कोई है ही नहीं बात करने वाला, बोलने वाला, पूछने वाला, तो मैं क्या उसको जवाब दूँ। बस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब बताओ, अब मैं बता दे रहा हूँ कि ये तो हो गया, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और मैं बता दे रहा हूँ क्या कि अब महाजनपद कौन कौन से थे। 16 महाजनपद, उसकी राजधानी उस समय, और कहाँ आज का कहाँ है वो आधुनिक क्षेत्र आज का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों की राजधानी, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछेगी, पूछ देगा कि चंपा की राजधानी कहाँ थी। 16 महाजनपदों में चंपा महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ये पूछ देगा आपको क्वेश्चन में। तो आप क्या बताओगे? जब जानोगे तभी, ये इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिखो महाजनपद
ठीक है। महाजनपद कल के बारे में राजधानी 16 यहाँ डैश मार देना, हेडिंग देना 16 महाजनपदों के राजधानी और उसके आधुनिक क्षेत्र, आज का आधुनिक क्षेत्र, राजधानी और आज का आधुनिक क्षेत्र, मतलब आज का क्षेत्र, आज कहाँ है ये, उस समय तो महाजनपद थे, आज कहाँ है ये, ठीक है। तो पहला लिखो यहाँ पे, जैसे हम देखो मैं बता दे रहा हूँ। पहला 3 जो महाजनपद थे वो बिहार के थे, 3 महाजनपद, आज के बिहार जो है वो वहाँ पे 3 महाजनपद काल थे, महाजनपद था। 8 महाजनपद वो बिहार में था, यूपी में था। 1 जो था वो दक्षिण भारत में था, असमक। 2 जो था वो इंडिया से बाहर था, एक पाकिस्तान में गंधार और एक कम्बोज अफगानिस्तान में। 1 राजस्थान में था, मत्स्य। 1 अवंती जो है वो मध्य प्रदेश में था। तो इतने राज्य में था फैला हुआ 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद अधिकतर उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही था महाजनपद, आंध्र प्रदेश में असमक, ठीक है। तो मैं 3 पहले बिहार के बारे में बता दे रहा हूँ कि बिहार में 3 महाजनपद काल थे, वो कौन कौन से थे। पहला लिखो अंग, बिहार के 3 महाजनपद के बता रहा हूँ कि बिहार में 3 महाजनपद थे, वो कौन कौन से थे। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद वही अंग था जहाँ का राजा कर्ण था, जो दुर्योधन जो था वो कर्ण को यहीं का राजा बनाता है। ये अंग जो है ये आज के बिहार में मुंगेर जिला में पड़ता है, मुंगेर और भागलपुर वाला इलाके वो पूरा अंग महाजनपद था उस समय, ठीक है, 6ठी शताब्दी में। अंग कैसे कैसे देश हमारा विस्तार हुआ, देश की हिस्ट्री क्या है, कौन से राजा बने, क्या क्या राजा का नीति था, सारा मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पूरा पाषाण काल से लेके जहाँ से पत्थर का युग था, लोग कच्चे मांस खाया करते थे, आज यहाँ तक डेवलप हो गए 6ठी शताब्दी में कि 16 महाजनपद में बट गए हैं। लोहा की खोज हो गई है, पहले तांबे की खोज कैसे हुई, पत्थर से हथियार मारा करते थे, सारा मैं स्टार्टिंग की हिस्ट्री बता रहा हूँ। जिससे नहीं देखा वो स्टार्टिंग वीडियो देखो, सारा समझ में आएगी। लगभग 20-22 क्लास हो गई हिस्ट्री की, इसमें मैं आधुनिक काल से बता रहा हूँ, नहीं प्राचीन काल से, बहुत प्राचीन लोहे की जो यहाँ हिस्ट्री स्टार्ट होती है, प्रागैतिहासिक काल से बता रहा हूँ, प्रासांत काल से, पत्थर के काल से बता रहा हूँ, आज तक यहाँ तक डेवलप हुई। आगे जाके कहाँ तक डेवलप होगी मैं सब बताऊँगा, आज तक की डेवलप बताऊँगा कि आज तक क्या क्या चल रहा है। तो हिस्ट्री कंटिन्यू जारी रहेगी। हमारा कल भी एक हिस्ट्री ही था, तो हमारा कल होगा करंट अफेयर जो पढ़ते वो करंट है, वो भी हिस्ट्री ही है कि हमारा कल गुजर गया 6 महीने पहले, वही तो हिस्ट्री है। तो लेटेस्ट तक बताता रहूँगा हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री कभी खत्म ही नहीं होगी। तो अंग जो है महाजनपद का राजधानी आधुनिक क्षेत्र, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग वहीं जो कर्ण था राजा, अंगराज कर्ण अंग के ही राजा थे। चंपा राजधानी थी इसकी, और चंपा एक महानगर भी था, याद रखना कि चंपा एक महानगर भी था महाजनपद काल में। आधुनिक क्षेत्र आज के कौन सा क्षेत्र था, बिहार के भागलपुर एंड मुंगेर, जो लखीसराय मुंगेर जो इलाका है ना मुंगेर वाला, वही था आधुनिक क्षेत्र आज का बिहार, ठीक है। बिहार में है भागलपुर एंड मुंगेर, ठीक है। दूसरा है मगध। पूरा बिहार मगध नहीं था उस समय, धीरे धीरे विकास होता है मगध का। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, गिरिब्रज जिसे राजगीर भी बोला गया है, राजगृह, उस समय राजगृह भी बोला गया था। गिरिब्रज को ही राजगीर बोला गया है, ठीक है। क्या मैंने बोला कि गिरिब्रज को ही राजगीर बोला गया है, ठीक है। गिरिब्रज को ही राजगीर बोला गया है, राजाओं का घर, राजगृह के मतलब राजाओं का घर, आज का वो राजगीर है। बिहार में राजगीर जो है घूमने लायक जगह है, और वहाँ पे शीशा का पुल बना हुआ है, ठीक है। तो गिरिब्रज थी मगध की राजधानी, गिरिब्रज राजगीर। पूछेगा कि महाजनपद काल में मगध की राजधानी कौन सी थी उस समय, तो गिरिब्रज मारना ऑप्शन, या राजगीर है तो राजगीर ही बोला गया था। ये कहाँ था, ये पटना और गया, पटना एंड गया, ये मैं मार दे रहा हूँ डैश है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पटना एंड गया, गया वही जहाँ गया बौद्ध गया जो महात्मा बुद्ध की वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, सभी को मालूम है, घूमने लायक जगह है। पटना एंड गया, नालंदा बिहार, नालंदा मतलब उसके इलाका, और कौन सा हो गया नवादा, ये सब जो शेखपुरा जहानाबाद सारा जो है मगध ही था उस समय, ठीक है। मगध ताकतवर बन जाता है फिर पटना एंड गया बिहार। तीसरा जो महाजनपद काल है बिहार का वो कौन सा है, वज्जी, वज्जी जिसे वैशाली, इसकी राजधानी वैशाली थी, राजधानी वैशाली एंड मिथिला, मिथिला रामायण वाले मिथिला, रामायण में जो मंथरा होती है ना, कुटनी मंथरा, ककई को भकाने वाली, वो मिथिला की ही थी मंथरा,
मिथिला की थी। वैशाली और मिथिला अवध की राजधानी होती है। वैशाली में ही लिच्छवियों ने सबसे पहले गणतंत्र का स्थापना किया था, याद है ना। और ये कहाँ है बिहार के, ये बिहार के मुजफ्फरपुर। देख भाई सही लिखा हुआ ना मुजफ्फरपुर, गलत हो रहा है तो फिर सुधार लेना, मुझे लिखना नहीं आता है। मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुँह आधा ज फरपुर, देख लेना भाई, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा, ये भी बिहार में पड़ता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा जो बिहार का इलाका है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये कहाँ पड़ती है, ये वैशाली वाले इलाका में पड़ती है। आज के वैशाली, जो समय पटना का एक नदी गया है बीच में, गंगा नदी, उसके ऊपर ब्रिज है जो इसे गांधी सेतु पुल बोला गया है, उसके उस साइड ही है मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो जो भोजपुरिया लोग बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उस साइड के लोग भोजपुरी बोलते हैं। और पटना गया के लोग मगधी बोलते हैं। हम लोग क्या, हम लोग भोजपुरी नहीं जानते, हम लोग मगधी बोलते हैं, ठीक है। और भागलपुर, मुंगेर, पटना, बिहार, ये सब जो है, और मिथिला के लोग भी क्या बोलते हैं, मैथिली भी बोलते हैं, छः छः करके। तो बिहार में 3 टाइप की लैंग्वेज चलती है। सारा भोजपुरी नहीं जानता है बिहार में, ये याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि सारा लोग को समझना कि बिहार के तो भोजपुरी जानता ही होगा, भोजपुरी सभी नहीं जानता है। पटना की जो गंगा नदी है उसके उस साइड वाले लोग ही भोजपुरी जानते हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब के लोग। तो बिहार में 3 अलग अलग स्थानीय भाषा, वो बिहार के जिक्र पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो 3 बज्जी हो गया, वैशाली हो गया, मिथिला हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार, ये सब हो गया इसी इलाके में थे। ये 3 हो गया, जो ये तीन जनपद जो है बिहार का है। बिहार में 3 महाजनपद थे। अब जो आएगा, पहले अलग अलग बताता हूँ, बाकी जो इतना बचेगा सारा यूपी का रहेगा, ठीक है। अब एक जो महाजनपद है, चौथा महाजनपद लिखो, ठीक है। चौथा महाजनपद था, अब मैं अवंती बता दे रहा हूँ। अवंती जो थी, अवंती कौन सा था, ये मध्य प्रदेश के इलाका में अवंती की 2 राजधानी थी, ठीक है। एक था अवंती का उज्जैन, देखते हो, उज्जैन एंड माहिष्मती साम्राज्य, बाहुबली भाई माहिष्मती, जो बाहुबली वाला माहिष्मती यही होता है माहिष्मती। अवंती बौद्ध के समय में 2 भागों में टूट जाता है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन होता है और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती होता है, जहाँ की बाहुबली मूवी नहीं बना था, वो यहीं का राजा होता है, माहिष्मती का ही, ठीक है। तो उज्जैन और माहिष्मती अवंती की 2 राजधानी, उज्जैन, माहिष्मती, ठीक है। उज्जैन जो था वो उत्तरी अवंती का था और माहिष्मती जो था वो दक्षिणी अवंती का था राजधानी। कहाँ है, MP, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, ठीक है। यहीं का राजा, अवंती का ही राजा होता है प्रद्योत। अवंती का राजा होता है राजा प्रद्योत, जो पांडु रोग, जिसे पीलिया बोला गया आज के ज़माने में, पांडु रोग से ग्रसित था। तो बिंबिसार जो होता है वो अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है इसको देखने के लिए। किसे, पांडु से, बेचारा मर रहा है, जाओ उसे देख ले भाई, अब कोई से बचाने वाला है नहीं, कहीं से वो बच नहीं रहा था, सब जगह दिखा लिया था। और जीवक जो था ना, वो तगड़ा लेवल का डॉक्टर था उसमें पूरे इंडिया में। जीवक चला गया मतलब बंदा बच जाएगा, चाहे कोई भी रोग हो। महात्मा बुद्ध भी मरने वाले थे रोग से, तो उसे ही बचाने के लिए जीवक को भेजा था बिंबिसार ने, और बचा लिया जीवक। बहुत तगड़ा लेवल का डॉक्टर था जो जीवक था, बहुत तगड़ा लेवल का डॉक्टर था। तो राजवैद्य था किसका, बिंबिसार का। बिंबिसार ने भेजा कि जाओ भाई देखो प्रद्योत को क्या हुआ। प्रद्योत को जाके देखा, उसे ठीक कर दिया। कोई भी पूरे इंडिया में ठीक नहीं करता, मरने वाला था वो, अब भगवान को याद करता कि अब मरने वाला हूँ, है कोई तो बचा लो। तो पता नहीं आपको न्यूज़ पहुँचा वहाँ पे, बिंबिसार को बिंबिसार भेज दिया, जा जीवक देख क्या हुआ है। गया, जड़ी बूटी दिया, जो फूक फाक मारा, ये बंदा ठीक हो गया अपना पांडु रोग से। ठीक होने के बाद बंदा इतना खुश हुआ ना कि ये अधीनता स्वीकार कर लिया बिंबिसार का और दोस्त बन गया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एक्सेप्ट करो, और मैं तुम्हारा अधीनता भी स्वीकार करता हूँ, मगध में मिला लो। तो मगध में मिला लेता है अवंती को बिंबिसार, ठीक है, क्योंकि ये अब इसकी जान बचाया है भाई जीवक को भेज के। तो अंडर तो होना ही है, दोस्ती भी कर लिया तो अच्छा लेवल बन गया। दोस्ती से ही आपको फ़ायदा होती है कि आपका इकोनॉमिक्स बढ़ता है दोनों में। तो MP का था, मालवा का, ये उज्जैन, ठीक है। ये कहाँ का था, ये कहाँ का एरिया था, अवंती MP में है, मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में ही था उज्जैन और माहिष्मती, ठीक है। और चौथा, 5वां लिखो, 5वां एक प्रदेश है राजस्थान वाले के लिख लो। राजस्थान का नाम है मत्स्य। ये मत्स्य की जानकारी है महाभारत में जो 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है पांडवों को,
तो जो अज्ञातवास मिलता है ना, अज्ञातवास 1 साल का, जिसमें आपको छुप दिखना नहीं है, अगर दिख गए ना तो फिर से आपका 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिल जाएगा। तो उसी से छुपने के लिए जो पांडव लोग जाते हैं, जहाँ पे भीम बन जाता है, हलवाई बन जाता है, अर्जुन जो है वो ढोलक वाला नर्तकी बन जाता है, भिनलल्ला चक्का टाइप का जो बन जाता है, बाकी लोग घोड़ा संभालता है, वो यहीं पे मत्स्य में ही जाके, मत्स्य कहाँ है, जयपुर में, यहीं पे जाके रहता है वो लोग 1 साल, जो पांडव होते हैं, छुप के अपना चेहरा छुपा के। ठीक है, तो यही मत्स्य की राजधानी क्या है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, विराटनगर। और यहीं पे विराट युद्ध होता है, जब अज्ञातवास खत्म हो जाता है तो अर्जुन अकेला ही कौरव पे भारी पड़ जाता है, अकेला ही उस समय पूरे। जब आता है ना महाभारत में, दुर्योधन को पता चलता है कि अब अर्जुनी लोग यहाँ पे हैं, तो आता है अटैक करने विराटनगर पे, महामहिम भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, सारे लोग आते हैं एक साथ अटैक करने। अकेले अर्जुन उस समय भिनल्ला बन के रोक देता है सारे को और हरा के भगाता है विराट युद्ध में। अर्जुन की पावर सबको उस समय पता चलता है। महामहिम भीष्म द्रोण तो पहले जानते थे कि अर्जुन कौन है, कितना ताकतवर है। कर्ण को और दुर्योधन को तब पता चलता है अर्जुन का पावर, रोक के भगाता है। तो वही विराटनगर था। ठीक है, और ये कहाँ था, तो विराट जो नगर है ये राजस्थान का जयपुर के आसपास का एरिया, जयपुर के आसपास का एरिया बड़ा था। ठीक है, कहाँ ये, राजस्थान में। ठीक है, ये एमपी राजस्थान में। ये कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में मत्स्य। और क्या बना, एक दक्षिण भारत वाला लिख लो पहले, क्योंकि फिर 8 जो 8 बचेगा वो यूपी वाला हो जाएगा। यूपी में 8 महाजनपद काल थे, उसमें महाजनपद थे। छठा जो है, 5वां छठा असमक, लिख लो भाया। असमक जो है, दिख तो रहने से कमेंग भर लेता हूँ। असमक जो है ये राजधानी थी किसकी, असमक ही राजधानी होती है, एक मिनट यार, हाँ, असमक राजधानी होती है। अरे जल्दी ख़त्म करना है, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो असमक राजधानी होती है दक्षिण भारत की। ठीक है, इंक भर लिया, चलो। हाँ, तो असमक होती है राजधानी, असमक होती है राजधानी कहाँ की, असमक जो है ये इकलौता, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असमक इकलौता दक्षिण भारत का महाजनपद होता है। उसमें सारे महाजनपद उत्तर भारत में थे, लेकिन दक्षिण भारत का एक इकलौता जो महाजनपद होता है वो असमक ही होता है। ठीक है, असमक की राजधानी होता है क्या, पोटनी या पोतली, पोटनी या पोतली। ठीक है, याद रखना, पोटनी ही मानना। ये आजकल का गोदावरी नदी का क्षेत्र, गोदावरी नदी का क्षेत्र आंध्र प्रदेश, अगर जगह पूछे तो आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी का इलाका। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, गोदावरी नदी का क्षेत्र, गोदावरी नदी क्षेत्र पे था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में था ये असमक, जो इकलौता दक्षिण भारत का महाजनपद था। 2 और महाजनपद लिख लो, 2 और महाजनपद हमारे भारत से बाहर के थे, कंबोज और कंधार। अगर क्वेश्चन में आ गया, पूछ दिया कि ऐसा कौन सा 2 महाजनपद है जो हमारे देश में नहीं था, भारत में नहीं था, भारत के बाहर था, तो वो गंधार और कंबोज होता है। तो यहाँ पे लिख लो, असमक जो है ये दक्षिण भारत का इकलौता था, कहाँ, अकेला महाजनपद। ठीक है, याद करना, दक्षिण भारत का अकेला महाजनपद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में था दक्षिण भारत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में VVI कर लो असमक में, क्योंकि पूछ सकता है बंदे को कंफ्यूज करने के लिए कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में इकलौता था महाजनपद, तो वो असमक था। 7वां लिख लो, 7वां कौन सा है, 7वां जो है कंबोज लिखो, कंबोज की राजधानी हाटक, हाटक। ठीक है, हाटक इसलिए, हाटक क्या था, ये आज का अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान का इलाका जो है ये कंबोज था। ठीक है, उस समय आज का अफगानिस्तान का इलाका, ये देश के बाहर था, भारत के देश के बाहर था। याद करना ये सब, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं।
अफगानिस्तान था। कंबोज की राजधानी हाटक। 8वां लिखो, 8वां ये बाहर था गंधार। गंधार, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला ये थी। आज का रावलपिंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी पाकिस्तान में, देश के बाहर यही 2 महाजनपद था। रावलपिंडी पाकिस्तान, ठीक है। अब गंधार की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी और पाकिस्तान में है ये आज का। तो ये हो गया। बिहार में 3 था, अंग, मगध, बज्जी। एमपी में 1, अवंती, मत्स्य। राजस्थान में 1 महाजनपद, आंध्र प्रदेश में 1 महाजनपद, असमक इकलौता दक्षिण भारत का मैं यहाँ बता रहा और वीडियो हो गई क्लोज। अभी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया था तो वीडियो क्लोज हो गई थी। अभी तो चल रही है ना? हाँ अभी चल रही है। अब मैं फिर से इतना लिख दिया। अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले ही नहीं लिखा था। इसके पहले वाला वीडियो जो थी वो मैं बता रहा था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, कोई देखने वाला है नहीं रिकॉर्डिंग, तो मुझे ही करना पड़ा। तो देखो मैं इसके पहले जो था 8 बता दिया मैंने। अब ये बाकी 8 जो है यूपी का है, ठीक है। यूपी का महाजनपद है 8 है, ठीक है। तो पहला यहाँ से देख लो, महाजनपद राजधानी क्षेत्र। जो 8 जो था पहले वो मैंने राजधानी बता दिया कि 3 बिहार में था, 1 दक्षिणी भारत में, 2 अपने देश से बाहर थी महाजनपद, कंबोज और गंधार में। और अब यूपी में जो बताया 8 महाजनपद, यूपी में 8 महाजनपद थे। तो पहला बत्स महाजनपद था। इसकी राजधानी कहाँ थी? बत्स की, कौशाम्बी। और आज का इलाका कौन सा है? इलाहाबाद का क्षेत्र है आज का, ठीक है। दूसरी है मतलब यूपी में जो 10वीं, यूपी में जो 8 है टोटल, और टोटल महाजनपद में 10वीं महाजनपद काशी है। काशी की राजधानी बनारस। बनारस जो भारत के सबसे पुराने सिटी है, भारत का सबसे विश्व का पुराना, मतलब भारत का ही नहीं शायद, हाँ भारत का ही नहीं सारे विश्व का ही सबसे पुराना सिटी कौन सा है? बनारस है। बनारस जो राजधानी थी काशी की, और आज का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? बनारस के पास का क्षेत्र, ठीक है, जो यूपी में ही पड़ता है। 11वां महाजनपद थी पंचाल। पंचाल जो था ये 2 भागों में बट गया था, छत्र और कामपिल्य। पंचाल जो 2 भागों में बट गया था। द्रोणाचार्य जो 2 भागों में जीत लिया था अर्जुन पंचाल को, और द्रोणाचार्य को गिफ्ट कर दिया था क्योंकि गुरुदक्षिणा था ना ये। तो गुरु द्रोणाचार्य पंचाल नरेश द्रौपद के मित्र भी थे। तो बस बदला लेने के लिए ऐसा किए थे। उन्होंने बोला कि ठीक है द्रौपद तुम आधा ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ पंचाल। तो पंचाल के जो उत्तरी पंचाल की राजधानी थी वो हरिछत्र थी, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी वो कामपिल्य था, जहाँ पे द्रौपद राजा रहता था, द्रौपदी वाली द्रौपद राजा द्रौपद जो था वो कामपिल्य में ही रहता था, ठीक है। और हरिछत्र में रास्ता ये रहता था अश्वत्थामा, ठीक है। तो पंचाल का राजधानी, पंचाल महाजनपद की राजधानी हरिछत्र एंड कामपिल्य था, ठीक है। आज का इलाका कौन सा है? बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद वाला इलाका। फिर एक था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 1 मिनट में देख लेता हूँ, फिर बंद तो नहीं हो गया, नहीं चल रहा है। तो कुरुक्षेत्र की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली वाला इलाका, जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ मिलता है ना रास्ते में, मेट्रो सिटी, वो इंद्रप्रस्थ। तो कुरुक्षेत्र में दिल्ली को ही मानो इंद्रप्रस्थ। पुराने ज़माने में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ ही बोला जाता था, जहाँ पे युधिष्ठिर की राजधानी थी। महाभारत काल में युधिष्ठिर की राजधानी वही थी ना, इंद्रप्रस्थ। तो कुरुक्षेत्र का राजधानी इंद्रप्रस्थ, और इलाका आज का जो है वो नई दिल्ली पूरा और हरियाणा का कुछ इलाका, ठीक है, वो इंद्रप्रस्थ के इलाका में पड़ता है, मतलब कुरुक्षेत्र के इलाका में पड़ता है। 13वां महाजनपद थी चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। आज का इलाका बुंदेलखंड वाला इलाका। चेदी कौन सा था महाभारत काल के समय में? चेदी नरेश शिशुपाल का तो नाम सुना हो ना, शिशुपाल, जो कृष्ण भगवान और महामहिम भीष्म सारे बंदे को गाली दे रहा था। और श्री कृष्ण भगवान ने बोला था बस तुम्हारा मैं 100 पाप माफ़ करने के लिए तुम्हारे मम्मी को बोला हूँ, 100 पाप से ज़्यादा हुआ तो मुंडी उड़ा दूंगा। तो 6 दिन नरेश तो जो शिशुपाल होता है वो कंटिन्यू अपना पाप करता था, गाली देता है सभी को, बंदे को वहाँ पे निकालते हैं। 100 पाप जैसे ही पूरा होता है कृष्ण भगवान निकालते सुदर्शन, मुंडी खत्म शिशुपाल की, ठीक है। भीष्म पितामह को भी गाली देता है वो, सभी को वहाँ पे गाली देता है वो, ठीक है। तो वही था 6 दिन नरेश। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। आज के इलाका बुंदेलखंड वाला इलाका, ठीक है। 14वां महाजनपद मल था। मल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? आज का यूपी के देवरिया में। देवरिया कहाँ है? गोरखपुर वाला इलाका में देवरिया पड़ता है, यूपी में ही। मल में कुशीनगर में क्या हुआ था? मल्लों के भोजन खाने से ही कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है महात्मा बुद्ध की, ये तो मालूम होगा ही। सुरसेन की राजधानी होती है मथुरा। मथुरा आज का जो इलाका है, आज का जो मथुरा है वो भी एक महाजनपद काल था। तो सुरसेन का राजधानी मथुरा है, आज का इलाका भी मथुरा ही पड़ता है। फिर लास्ट वाला जो कोसल है 16वां महाजनपद। इसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत थी।
क्यों? क्योंकि बुद्ध के समय में कोसल भी दो भागों में बट गया था, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी कोसल की राजधानी साकेत थी। ठीक है, आज का इलाका क्या पड़ता है? आज का इलाका अयोध्या वाला इलाका जो है, फैजाबाद जिसे बोला गया, मतलब फैजाबाद पहले बोला गया था, आज तो अयोध्या बोला जाते हैं। तो अयोध्या वाला इलाका को क्या बोला गया? कोसल था उस समय को। और अयोध्या के समय में कोसल की राजधानी अयोध्या ही थी। अयोध्या रामायण काल में कोसल की राजधानी अयोध्या ही थी। ठीक है, लेकिन महाजनपद काल के समय में कोसल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत थी। श्रावस्ती उत्तरी कोसल की राजधानी और दक्षिणी कोसल की राजधानी साकेत थी। लेकिन अगर महाजनपद काल में क्वेश्चन में आ गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन रहा कि कोसल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती ही मारना। ठीक है, श्रावस्ती ही मारना। तो ये थी 16 महाजनपद और ये 8 महाजनपद यूपी में पड़ता है। ठीक है, बाकी जो है सारे मैं बता दिया हूँ पिछले मतलब इसी में। तो ये 16 महाजनपद काल थे और इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बचा है? तो कुछ भी नहीं। हाँ, इसमें और मैं बता दे रहा हूँ एक छोटी सी जानकारी कि छोटी सी जानकारी है इसमें ऐसे ही। बस ये महाजनपद काल खत्म हो गया, सारे के राज्य महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र याद रखना। तो 6ठी शताब्दी में भारत जो है वो मात्र 16 महाजनपदों में बटा था। ठीक है, उससे ज़्यादा एरिया नहीं थी। और कौन कौन से मतलब राजधानी थी यही बता दिया मैं। उसके बाद अब धीरे धीरे और भी टूटेगा, और भी धीरे धीरे टूटेगा ये। तो आज तक का मैं इतिहास बता दिया हूँ टोटल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से लेके जहाँ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पत्थर का यूज़ करते थे, कच्चे मांस खाया करते थे, वहाँ से लेके आज तक मैं 6ठी शताब्दी तक इतिहास आ गया हूँ। आगे बताऊँगा और इतिहास कंटिन्यू चलेगी लास्ट तक आज तक चलेगी इतिहास। हाँ, तो यहाँ पे लिखो कि काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो काशी का सबसे शक्तिशाली राजा उस समय, काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। ठीक है, काशी का शक्तिशाली राजा लिख देना आगे, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने क्या किया ना, बहुत सारे इलाकों को जीत लिया अपना, ये यहाँ तक कि कौशल को भी जीत लिया था। कौशल को भी ब्रह्मदत्त ने जीत लिया था। फिर राजा बनता है वहाँ पे कंस। वो कंस नहीं बनता है, मथुरा वाला कंस नहीं है, कंस नाम का राजा बनता है। वो वापस ले लेता है अपने काशी को। और जब कौशल की राजा, यहाँ पे लिखो, लिखना क्या है, कौशल का राजा जब प्रसेनजित बनता है, यहाँ पे लिखो, लिख ही लो, कौशल का राजा जब प्रसेनजित, पूछ देगा क्वेश्चन में आपको कि प्रसेनजित कहाँ का राजा था? तो कौशल का। तो जब कौशल का राजा प्रसेनजित बनता है तो ये अपने इलाके में 5 महाजनपद को जीत लेता है। 5 जनपद को जीत लेता है ये। क्योंकि ये कौशल को बताया गया कि संयुक्त निकाय में बताया गया कि कौशल, ये जो प्रसेनजित था, ये 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था, 5 राजाओं को अपने अंडर रखता था। काशी को भी जीत लिया था, काशी को भी अपने महाजनपद में मिला लिया था प्रसेनजित। ताकतवर राजा था ये प्रसेनजित। इसी की बहन महाकौशला से शादी करता है बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। ठीक है, तो ये प्रसेनजित जो है इसे संयुक्त निकाय में क्या लिखना जो मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ही लिखता हूँ बोर्ड पे। संयुक्त निकाय में 5 राजाओं का नेतृत्व करता था, ये लिखा गया, बताया गया है। ठीक है, संयुक्त निकाय में कहाँ लिखा गया है? संयुक्त निकाय में ये 5 राजाओं का नेतृत्व करता था, कौशल नरेश प्रसेनजित। ठीक है, याद रखना, प्रसेनजित कौशल नरेश था। इसी की भी बहन होती है महाकौशला, जिससे बिंबिसार शादी करता है और फिर प्रसेनजित मतलब इसके अंडर में लेता है। ठीक है, मतलब इस महाजनपद को, क्योंकि वो विस्तार की नीति चलता है। आगे बताऊंगा, मगध के उत्कर्ष में बताऊंगा वो, बस इसके बाद मगध का उत्कर्ष स्टार्ट होगा। तो बस इतना ही था आज के महाजनपद काल में, जो भी छोटी मोटी जानकारी एक्स्ट्रा मिला हो। और हाँ, एक और तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद किसी को मालूम हो। 16 महाजनपद की जानकारी तो हमें मिलती है कहाँ से? भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। लेकिन हमें 22 महाजनपदों की जानकारी कहाँ मिलती है? तो अब बोलोगे 22 महाजनपद तो थे नहीं, लेकिन पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी में हमें 22 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। पाणिनि अपने अध्याय में 22 महाजनपदों के बारे में जानकारी बताया। तो अगर क्वेश्चन आ गया
पूछ दिया कि 22 महाजनपदों की जानकारी हमें किस बुक से मिलती है, तो वो अष्टाध्यायी है, ठीक है। और बोलो किसके द्वारा ये बताया गया था, तो वो पाणिनि के द्वारा, क्योंकि अष्टाध्यायी पाणिनि ने ही लिखा था, पाणिनि के द्वारा लिखा गया अध्याय। इसमें हमें 22 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन अभी भी आई। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है जो शायद में भी ना पता हो, तो लिख लिया करो। पीसीएस लेवल तक का मैं बढ़ा दिया हूँ महाजनपद काल। इसके बाद मैं मगध का उत्कर्ष बताऊँगा, वो भी अच्छे लेवल का रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन जहाँ से जीके आती है छूटेगी नहीं, ठीक है। तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबा ना करना चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट में। बाय।